आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े उलझे हुए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पर उस विषय पर आने से पहले जरा एक स्थिति की कल्पना करते हैं। बताइए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 15 साल पहले अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया हो, बहुत ही कड़े नियमों और जांच के तहत। ठीक है। और वो इंसान हर रोज भारी ट्रैफिक में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बिल्कुल सुरक्षित गाड़ी चला रहा है। मतलब उसे अब पूरा तजुर्बा हो चुका है। हाँ, एकदम। उसे हर गली चौराहे का पता है। और फिर एक दिन अचानक से प्रशासन का एक नोटिस आता है कि अपनी योग्यता साबित करने के लिए फिर से वही ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अरे, वरना आपका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। ये तो मतलब बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति होगी। कोई भी अनुभवी व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई, जब एक बार क्षमता साबित कर दी है और इतने सालों का बेदाग अनुभव है, तो अचानक ये शक क्यों पैदा हो गया? बिल्कुल। क्या प्रशासन को उस व्यक्ति की ड्राइविंग पर शक हो रहा है, या फिर प्रशासन को खुद अपने द्वारा 15 साल पहले लिए गए उस टेस्ट पर ही शक हो गया है? सही कहा आपने। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी ठीक ऐसा ही एक प्रशासनिक और नीतिगत भंवर है। आज हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हाल ही में उभरे एक बहुत ही ज्वलंत विषय का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, और वो विषय है दक्षता बनाम सक्षमता की परीक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। हाँ, और हमारे पास जो आज आधार सामग्री है वो कृपाशंकर जी द्वारा लिखा गया एक बेहद तार्किक और विश्लेषणात्मक लेख है। जी। इस लेख के जरिए हम ये समझेंगे कि शिक्षक योग्यता परीक्षाओं के नाम पर असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये खोजना है कि जब एक शिक्षक पहले ही खुद को दक्ष साबित कर चुका है, मतलब पूरी तरह से एफिशिएंट साबित कर चुका है, बिल्कुल, तो उसे रातों रात फिर से सक्षम या कहें कि कॉम्पिटेंट साबित करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये सच में कक्षाओं की तस्वीर बदलने का कोई ईमानदार प्रयास है, या इसके पीछे कुछ ऐसी प्रशासनिक रणनीतियां हैं जिनका शिक्षा की गुणवत्ता से कोई लेना देना ही नहीं है? इस पूरे मामले में जो बात सबसे पहले उभर कर आती है ना, वो ये है कि ये केवल एक परीक्षा आयोजित करने का सीधा साधा मामला नहीं है। अच्छा। कृपाशंकर जी का जो लेख है वो बहुत ही बारीकी से इस बात को रेखांकित करता है कि ये एक गहरी नीतिगत असंगति का प्रतीक है। नीतिगत असंगति मतलब एक तरह का पॉलिसी पैराडॉक्स। हाँ, बिल्कुल। जब कोई व्यवस्था अपने ही बनाए गए पैमानों और अपनी ही तय की गई योग्यताओं को अचानक से नकारने लगती है, तो वो केवल शिक्षकों पर सवाल नहीं उठा रही होती है, बल्कि वो अपनी पूरी निर्णय प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ी कर रही होती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस असंगति को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बिल्कुल, चलिए। कि जिस दक्षता परीक्षा को ये लाखों शिक्षक पहले ही पास कर चुके हैं, उसका असल में पैमाना क्या था? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं था कि वो कोई बहुत ही साधारण सा टेस्ट था जो बस ऐसे ही पास कर लिया गया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इस बात को एकदम साफ करता है कि दक्षता का अर्थ केवल किसी कुंजी या गाइड को रट लेना नहीं था। तो फिर उसमें क्या क्या शामिल था? उसमें 3 बहुत ही ठोस और व्यवहारिक पहलू शामिल थे। पहला था विषय का सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज। हाँ। दूसरा, पढ़ाने का व्यवहारिक कौशल। और तीसरा, जो जमीनी स्तर पर सबसे मुश्किल होता है, वो क्या है? कक्षा प्रबंधन और अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले जो छात्र हैं ना, उनकी मानसिकता को समझने की क्षमता। अरे वाह, तो मतलब ये काफी विस्तृत मूल्यांकन था। बिल्कुल, और यही बात इस पूरे मुद्दे को थोड़ा जटिल बना देती है। एक दक्ष शिक्षक वो माना गया जो ज्ञान और उसे लागू करने के कौशल दोनों में खरा उतरा हो। सैद्धांतिक ज्ञान का अर्थ है कि यदि कोई गणित का शिक्षक है तो उसे सूत्रों की गहरी समझ हो। सही है। व्यावहारिक कौशल ये तय करता है कि वो उन जटिल सूत्रों को एक 10 साल के बच्चे को आखिर कैसे समझाएगा। और क्लासरूम मैनेजमेंट। हाँ, कक्षा प्रबंधन का अर्थ है कि 60 या 70 बच्चों की एक भरी हुई और शोरगुल वाली क्लास में वो कैसे अनुशासन बनाए रखेगा, हर बच्चे के सीखने की अलग अलग गति को कैसे संभालेगा। मतलब दक्षता परीक्षा ने हवा में बात नहीं की थी, उसने बकायदा इन्हीं तीनों चीजों का जमीनी मूल्यांकन किया था। एकदम सही। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में सुलझाते हैं। मतलब दक्षता सिर्फ किसी डिश की रेसिपी याद करना नहीं है, बल्कि सालों तक सफलतापूर्वक उस खाने को बनाना है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आता है। बताइए। मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी यहाँ। हाँ, बताइए। क्या ये संभव नहीं है कि समय के साथ शिक्षा के जो तौर तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल गए हों? मतलब पिछले 10-15 सालों में तकनीक आ गई है, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, नई शिक्षा नीति आ गई है। बिल्कुल आए हैं।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार का इरादा बिल्कुल साफ हो और वो केवल ये जांचना चाहती हो कि क्या ये पुराने शिक्षक आज के डिजिटल और आधुनिक समय के हिसाब से खुद को ढाल पाए हैं या नहीं? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मेरी पहली प्रतिक्रिया भी ठीक यही थी, है ना? हाँ जी। जब नीतियां बदलती हैं तो अपग्रेडेशन की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन लेखक कृपाशंकर इस तर्क को बहुत ही तार्किक ढंग से खारिज कर देते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो कहते हैं कि अगर मुद्दा केवल शिक्षकों के ज्ञान को अपडेट करने या उन्हें नई तकनीक सिखाने का होता ना, तो उसका तरीका ये सक्षमता परीक्षा नहीं होता। तो फिर क्या होता? उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं। ये बात तो है। किसी को नई चीज सिखाने के लिए आप उसे नौकरी से निकालने का डर थोड़ी दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं। एक अनुभवी शिक्षक जो वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है, उससे दोबारा उसी बुनियादी योग्यता की परीक्षा लेना ये साबित करता है कि सरकार को उनके अपग्रेड होने की चिंता नहीं है। तो फिर क्या चिंता है? सरकार अपनी ही उस पहली परीक्षा को एक दिखावा या महज एक कागजी औपचारिकता मान बैठी है। अरे ये तो वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही विशाल और पुरानी इमारत की नींव को ही अचानक कमजोर और खोखला घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल सही। जिस पर वो पूरी की पूरी इमारत सालों से खड़ी है। अगर नींव ही गलत थी तो अब तक उस इमारत में रहने वालों का मतलब उन लाखों छात्रों के भविष्य का क्या हुआ? ये बहुत ही गंभीर सवाल है जो इस नीति पे उठता है। तो अगर हम ये मान लें कि शिक्षा को बेहतर बनाना इस नई सक्षमता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, जो कि लेख के अनुसार नहीं है, क्योंकि दक्षता परीक्षा ने तो वो काम पहले ही कर दिया था ना, तो फिर इस पूरी विशाल कवायद के पीछे का असली मकसद क्या है? लाखों शिक्षकों को परीक्षा केंद्र तक बुलाना, पूरा प्रशासनिक अमला लगाना, इतना भारी खर्च करना, इस सब का आखिर क्या फायदा है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना, लेख हमें शैक्षिक चश्मे को हटाकर एक अलग नजरिया अपनाने को कहता है। कैसा नजरिया? प्रशासनिक और वित्तीय चश्मे से चीजों को देखने का नजरिया। लेखक के विश्लेषण से जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि ये पूरा मामला शैक्षणिक सुधार का है ही नहीं। तो फिर किस चीज का है? ये एक बहुत ही सोची समझी वित्तीय रणनीति और संरचनात्मक बदलाव का हिस्सा है। वित्तीय रणनीति? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। एक शिक्षक की योग्यता जांचने वाली परीक्षा में वित्तीय प्रबंधन का क्या काम हो सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। मैं समझाता हूँ, इसे ऐसे देखते हैं। जब सरकार इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए कह रही है तो वो केवल एक सर्टिफिकेट नहीं बदल रही है। अच्छा। इस परीक्षा के पीछे का असली तंत्र है शिक्षकों को एक नई नियमावली के अधीन लाना। नई नियमावली मतलब नए सेवा शर्तों वाले नियम? बिल्कुल। पुरानी नियमावली में जो शिक्षक 15 या 20 साल से काम कर रहे हैं उन्हें एसीपी मिलता है। एसीपी यानी अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। हाँ, और उसके साथ प्रोन्नति के कई वित्तीय लाभ मिलते हैं। उनका एक सीनियर पे स्केल बन चुका होता है इतने सालों की सेवा के बाद। ये तो हर नौकरी में होता है। अब सरकार सीधे तौर पर ये तो नहीं कह सकती कि हम आपका वेतन कम कर रहे हैं या आपके अनुभव के आधार पर मिलने वाले भत्ते खत्म कर रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो भारी हंगामा हो जाएगा। एकदम सही। इसलिए ये नई परीक्षा लाई जाती है। जब शिक्षक इसे पास करके इस नई नियमावली में प्रवेश करते हैं तो कागजों पर उनका पिछला सारा अनुभव और उसके साथ जुड़े जितने भी वित्तीय लाभ थे वो एक तरह से रीसेट हो जाते हैं। अरे बाप रे। प्रशासन इस तरह भविष्य के एक बहुत बड़े वित्तीय बोझ को कम कर लेता है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मैकेनिज्म है। मतलब अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको फोन करे और कहें कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार और नई पॉलिसी लेकर आए हैं, आपको बस एक छोटा सा फॉर्म भरना है। बिल्कुल। लेकिन जब आप वो नई पॉलिसी लेते हैं तो आपको पता चलता है कि पिछले 10 सालों से जो आपने नो क्लेम बोनस इकट्ठा किया था वो सब जीरो हो गया है। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। आप फिर से एक नए ग्राहक बन गए कंपनी के लिए। हाँ। तो असल में सक्षमता परीक्षा बाहर से गुणवत्ता मूल्यांकन का चश्मा पहने हुए लेकिन अंदर से ये वित्तीय कटौतियों को लागू करने का एक अचूक औजार बन गई है। आपने जो इंश्योरेंस कंपनी वाला उदाहरण दिया ना, वो इस पूरी प्रशासनिक चाल को बहुत ही सटीकता से समझा देता है। अक्सर बड़ी व्यवस्थाएं या सरकारें जब वित्तीय कटौतियां करना चाहती हैं तो सीधे तौर पे ऐसा करने से बचती हैं क्योंकि उससे भारी हड़ताल या विरोध हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए वे सक्षमता मूल्यांकन या गुणवत्ता जैसे भारी भरकम और सकारात्मक लगने वाले शब्दों का मुखौटा इस्तेमाल करती हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, जब आप किसी कर्मचारी से कहते हैं कि आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी तो आप मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे तुरंत डिफेंसिव मोड में डाल देते हैं। ये तो है।
इंसान खुद को ही सही साबित करने में लग जाता है। अब वो शिक्षक अपने पुराने हकों, एसीपी या प्रमोशन की लड़ाई लड़ने के बजाय सिर्फ किसी तरह इस परीक्षा को पास करके अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में लग जाता है। मतलब ये ध्यान भटकाने की भी एक रणनीति है। लेखक के अनुसार ये कोई अनजाने में हुई नीतिगत चूक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बारीक तरीके से बुना गया जाल है। कागज पर या किसी वातानुकूलित सचिवालय में बैठे किसी अधिकारी के लिए ये एक बहुत ही चतुर मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। राज्य के खजाने को इससे करोड़ों का फायदा भी हो जाएगा, लेकिन जो चीज बैलेंस शीट में एक बचत दिख रही है, वो जमीनी स्तर पर क्या तबाही मचा रही है, हमें ये भी देखना होगा। ये सबसे अहम पहलू है इस पूरी चर्चा का। हमें उन कक्षाओं के भीतर झांक कर देखना होगा जहां ये शिक्षक रोज पढ़ाने जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का उन शिक्षकों के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है, जो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की कहें कि असली रीढ़ है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू की अनदेखी अक्सर नीतियां बनाते समय कर दी जाती है, और कृपाशंकर का लेख इसी पर सबसे गहरा प्रहार करता है। उन्होंने क्या कहा है इस बारे में? उनका मानना है कि बार बार इस तरह की परीक्षा लेने से एक शिक्षक के भीतर सबसे पहले जो चीज टूटती है वो है उसका आत्मसम्मान। आत्मसम्मान। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो पिछले 20 साल से गांव के स्कूल में पढ़ा रहा है, जिसे पूरा गांव मास्टर जी कहकर बहुत सम्मान देता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ शिक्षकों का बहुत सम्मान होता है। अचानक एक दिन उसे उसी गांव के किसी परीक्षा केंद्र में एक संदिग्ध की तरह बिठा दिया जाता है। ये तो बहुत अपमानजनक लगता होगा। इससे उसके भीतर एक गहरी असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। लेकिन यहाँ मैं जानबूझकर एक ऐसा तर्क सामने रखना चाहूंगी जो अक्सर हमें सार्वजनिक बहसों में या सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है। बताइए, क्या तर्क है? कई लोग कह सकते हैं कि भाई जो शिक्षक असल में योग्य है, जिसने सच में ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाया है, उसे तो ऐसी 10 परीक्षाओं से भी डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही हैं तो जाइए परीक्षा दीजिए और वापस आकर गर्व से पढ़ाइए। इसमें इतना अपमानित महसूस करने वाली क्या बात है? ये तर्क सुनने में बहुत ही व्यवहारिक और सही लगता है आम जनता को। हाँ, लेकिन ये शिक्षा जैसे पेशे की मूल आत्मा को ही नजरअंदाज कर देता है। कृपाशंकर के विश्लेषण के अनुसार यहाँ मुद्दा परीक्षा के सिलेबस से डरने का है ही नहीं। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा गरिमा का है, सम्मान का है। एक कॉर्पोरेट जॉब और एक शिक्षक की नौकरी में बहुत बुनियादी फर्क होता है। शिक्षा का जो पेशा है ना, वो केवल रोबोट की तरह ब्लैक बोर्ड पर जानकारी उकेरने का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से उस सम्मान और रुतबे पर टिका होता है जो एक शिक्षक अपने छात्रों के सामने लेकर खड़ा होता है। सही बात है। जब उसी अनुभवी व्यक्ति को बार बार शक की निगाह से देखा जाता है, तो वो खुद को एक अपराधी या एक अयोग्य व्यक्ति की तरह महसूस करने लगता है। और ये बात तो तय है कि एक डरा हुआ या असुरक्षित शिक्षक कभी भी उस ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ा सकता जिस ऊर्जा की जरूरत एक बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए होती है। एकदम सही। और वही असुरक्षा धीरे धीरे उसके पूरे काम करने के तरीके को बदल देती है। कैसे बदलती है? एक असुरक्षित शिक्षक ना नवाचार या इनोवेशन करने से हमेशा बचेगा। अच्छा। वो कक्षा में कोई नया प्रयोग नहीं करेगा, वो सिर्फ उतना ही सीमित काम करेगा जिससे उसकी नौकरी पर कोई आंच ना हो। मतलब वो बस अपना सिलेबस पूरा करेगा और चला जाएगा। हाँ, ताकि कोई अधिकारी उसे नोटिस ना दे। इस पूरी प्रशासनिक रस्साकशी से शिक्षकों के लिए कोई प्रेरणा या बेहतर करने की चाह पैदा नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा हतोत्साहन पैदा करता है। और इसका अंतिम परिणाम कौन भुगतता है? जाहिर है कि बच्चे भुगतते हैं। बिल्कुल, वे छात्र जिन्हें एक ऊर्जावान मार्गदर्शक की जरूरत थी, उन्हें एक ऐसा कर्मचारी मिलता है जो अपनी ही नौकरी बचाने की चिंताओं से घिरा हुआ है। हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से की थी कि जब दक्षता साबित हो ही चुकी है तो फिर सक्षमता क्यों? और इन स्रोत सामग्रियों से जो परतें आज खुली हैं, वे हमें ये बताती हैं कि ये शिक्षा का मुद्दा कम है। हाँ। और प्रशासन, वित्तीय कटौतियां और एक तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव का मुद्दा ज्यादा है। कृपाशंकर अपने लेख के अंत में ना एक बहुत ही स्पष्ट समाधान की ओर भी इशारा करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? उनका निष्कर्ष है कि यदि किसी भी सरकार या व्यवस्था का उद्देश्य वास्तव में और पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, तो उसका रास्ता इन डराने वाली परीक्षाओं से होकर नहीं जाता। तो फिर सही रास्ता क्या होना चाहिए? गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को आधुनिक और बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल। उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूलों में बेहतर संसाधन जैसे अच्छी लाइब्रेरीज और आधुनिक उपकरण चाहिए। बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। और इन सबसे बढ़कर
एक स्थिर नीति चाहिए ताकि शिक्षक बेफिक्र होकर अपना 100% केवल पढ़ाने पर लगा सकें, ना कि हर दूसरे साल बदलते नियमों के डर से अपनी आजीविका बचाने की फिक्र में ही डूबे रहें। एकदम सही। मुझे लगता है कि लेख की जो अंतिम पंक्ति है ना, वो इस पूरे जटिल मुद्दे को एक ही वाक्य में समेट लेती है। मैं उसे जस तस यहाँ साझा करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। लेखक लिखते हैं कि जब एक शिक्षक पहले ही दक्ष सिद्ध हो चुका है तो उसे पुनः सक्षम सिद्ध करने की बाध्यता योग्यता का परीक्षण नहीं बल्कि नीतिगत अस्थिरता का प्रमाण है। बहुत ही गहरी बात कही है। ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो इस पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को एकदम सामने रख देता है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये केवल बिहार या केवल शिक्षा जगत की कहानी नहीं है। अच्छा। ये हर उस व्यवस्था की कहानी है जो कर्मचारियों के हित के बजाय केवल अपनी बैलेंस शीट को सुधारने पर ध्यान देती है। चाहे वो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई बड़ा सरकारी महकमा। बिल्कुल, हर जगह ऐसा ही होता है। जब भी गुणवत्ता नियंत्रण या क्षमता वृद्धि जैसे भारी शब्दों के पीछे छिपकर नीतियां रातों रात बदली जाती है ना, हाँ, तो उसका सबसे पहला और सबसे विनाशकारी असर जमीनी स्तर पर काम करने वाले उस आम कर्मचारी पर पड़ता है जो असल में उस पूरी व्यवस्था का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। एकदम सही। इस विस्तृत चर्चा ने हमें बहुत ही अलग नजरिए से इन नीतियों को देखने का मौका दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन इस पूरी बातचीत ने मुझे अंत में एक बहुत ही गहरे और थोड़े डरावने विचार के साथ छोड़ दिया है। वो क्या विचार है? जरा सोचिए, यदि कोई भी बड़ी व्यवस्था सक्षमता या योग्यता की परिभाषा को सिर्फ अपने वित्तीय फायदे और प्रशासनिक नियंत्रण के अनुसार जब चाहे तब बदल सकती है, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जहां नौकरी की सुरक्षा या एक स्थिर करियर का विचार ही हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा? ये एक बहुत ही डराने वाली कल्पना है। क्या ये संभव है कि आने वाले समय में हर कर्मचारी, चाहे उसने अपनी जिंदगी के 20 कीमती साल किसी भी संस्था को दे दिए हों, वो जीवन भर एक अंतहीन प्रोबेशन पीरियड में ही फंसा रहेगा? एक नेवर एंडिंग प्रोबेशन पीरियड। हाँ, एक ऐसा प्रोबेशन पीरियड जब उसे हर दिन हर साल ये साबित करना होगा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठने लायक है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि प्रशासन उसे उसके हक के पैसे देने से बच सके। बिल्कुल, ये एक ऐसा ज्वलंत सवाल है जो सिर्फ शिक्षकों को नहीं बल्कि काम करने वाले हर उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जो किसी भी व्यवस्था का हिस्सा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चीजों की गहराई में उतरते रहिए और अपने आसपास चलने वाली व्यवस्थाओं पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।